नमस्कार प्यारे बच्चों, समाजशास्त्र के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मैं विनोद कुमार, प्रवक्ता समाजशास्त्र, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सजुमा कैथल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज के इस व्याख्यान में हम समाजशास्त्र विषय कक्षा 11 के उप विषय सामाजिक समूह की चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने पढ़ा होगा या सुना होगा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह स्वभाव से इस समूह में रहता है, अर्थात मनुष्य जो है उसकी प्रवृत्ति अकेले रहने की कतई नहीं है। वह समूह का निर्माण करता है, समूह में रहता है। आज हम समूह के समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के बारे में बात करेंगे। सामाजिक समूह जो है वो मनुष्यों का एक संग्रह है जिनके बीच में किसी न किसी प्रकार का संबंध पाया जाता है। यानी कि मनुष्यों का एक ऐसा संग्रह जिनके बीच में किसी प्रकार का संबंध नहीं है, उसको हम सामाजिक समूह नहीं कह सकते। सामाजिक समूह होने के लिए व्यक्तियों के बीच में पारस्परिक संबंधों का होना आवश्यक है। समूह मनुष्य का एक ऐसा झुंड है जिसमें कम से कम 2 व्यक्ति अवश्य पाए जाते हैं। अर्थात कि एक कोई भी व्यक्ति है, एक अकेला है, उसको हम समूह नहीं कह सकते। तो समूह के लिए आवश्यक तत्व यह है कि कम से कम संख्या है वो 2 होनी चाहिए या 2 से अधिक होनी चाहिए। तो 2 व्यक्ति अवश्य पाए जाते हैं, जैसे पति पत्नी का समूह, माता पुत्र का समूह, शिक्षक और छात्र का समूह। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी सर्वमान्य हित या जानकारी या उद्देश्य के लिए एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हैं तो उसे हम सामाजिक समूह कहते हैं। तो सामाजिक समूह के अर्थ के बारे में आपने जाना कि कम से कम 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। 2 से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं, एक व्यक्ति को हम समूह नहीं कहेंगे। समूह जो है उसके लिए किसी सामान्य हित, उद्देश्य या सामान्य जानकारी का होना आवश्यक है, सामान्य विचारधारा का होना आवश्यक है। समूह की कुछ परिभाषाओं को यदि हम देखें तो जो मैकाइवर और पेज के अनुसार जो एक बहुत ही अच्छी परिभाषा इन्होंने दी है, ये कहते हैं कि समूह से हमारा तात्पर्य उन मनुष्यों के किसी संग्रह से हैं जो एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं। तो वही बात इन्होंने दोहराई है सामाजिक संबंधों की, कि वे मनुष्यों का संग्रह जो एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं वो सामाजिक समूह है। आगबर्न और निमकाफ महोदय कहते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। अर्थात कि कोई भी व्यक्ति जो है वो एक दूसरे के विचारों से प्रभावित हुए बिना रह नहीं सकता। जब व्यक्ति एक दूसरे से प्रभावित होते हैं तो वो सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। अर्थात समूह के प्रत्येक सदस्य का प्रभाव कम या ज़्यादा दूसरे पर पड़ना है वो लाजमी है। तो सामाजिक समूह का अर्थ हमने जाना। सामाजिक समूह जो है वो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में सामान्य उद्देश्य की पूर्ति करने वाला समूह है। हम सामाजिक समूह के कार्यों की यदि बात करें कि सामाजिक समूह क्यों आवश्यक है, सामाजिक समूह क्या कार्य करता है, तो सबसे पहला जो बात यदि मैं कहूँ तो सामाजिक समूह के जो कार्य है उसमें जो पहला जो इसका काम है वो है आवश्यकताओं की पूर्ति। आवश्यकताओं की पूर्ति, तो ये सबसे बड़ा काम है। मनुष्य जो है वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति समूह में रहकर करता है। प्यारे बच्चों, आवश्यकताएं मनुष्य की 2 प्रकार की हो सकती हैं। एक जिनको हम कह सकते हैं आवश्यक आवश्यकताएं, और दूसरी जो है वो है साधारण आवश्यकताएं। तो 2 प्रकार की आवश्यकताएं होती है, एक आवश्यक आवश्यकताएं और एक साधारण आवश्यकताएं। आवश्यक आवश्यकताओं की यदि बात करें तो भोजन, कपड़ा, आवास, परिवार जो सुरक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक आवश्यक है, मनुष्य के जीवन निर्वाह के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो उन आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति मनुष्य स्वयं नहीं कर सकता, इसके लिए उसे समूह की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त जो है वो साधारण आवश्यकताएं हैं। मनुष्य की आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद उसके साधारण आवश्यकताओं का नंबर आता है, जिसमें उसकी जो है साधारण आवश्यकताओं में उसकी है मित्र मंडली है, क्लब है,
खेल है और इस तरह से कुछ दूसरी चीज़ें हैं। आवश्यक में जैसा कि बताया गया है, भोजन है, कपड़ा है, आवास है इत्यादि। तो समूह जो है वो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, चाहे वो साधारण आवश्यकता हो, चाहे वो उसकी आवश्यकता हो। इसके अतिरिक्त जो है वो इसका दूसरा जो कार्य या जो दूसरा महत्व है वो है कि ये अधिकार भाव की संतुष्टि करता है। अधिकार भाव की संतुष्टि, अधिकार भाव की संतुष्टि करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब समूह बनते हैं तो समूह में कुछ लोग समूह का नेतृत्व करने वाले होते हैं, कुछ लोग समूह में अनुयायी होते हैं। तो जो नेता जब अपने अनुयायियों को निर्देशित करते हैं और तो उन पर उनका कुछ अधिकार होता है, और जब अनुयायी उनके आदेशों को मानते हैं, उनके निर्देशों का पालन करते हैं, तो नेता के अधिकार भाव की संतुष्टि होती है। तो समूह के अंदर जो नेता होते हैं वो अपने अनुयायियों पर कुछ अधिकार भाव रखते हैं, समूह उनके अधिकार भाव की संतुष्टि करता है। ये समूह का एक और कारण है। एक और है, इसके बाद है व्यक्ति का समाजीकरण। समूह का जो एक और महत्वपूर्ण कार्य है वो ये है कि व्यक्ति का समाजीकरण होता है समूह में। अकेला जो व्यक्ति होता है वो कुसमायोजित होता है, समाज में सोशल नहीं हो पाता, उसके व्यक्तित्व में अनेक प्रकार की कमियां आ जाती है। समूह के माध्यम से वह अपना समाजीकरण करता है, तो व्यक्ति के समाजीकरण का काम समूह करता है। इसके अतिरिक्त एक और है कार्य, सांस्कृतिक निरंतरता को बनाए रखना। सांस्कृतिक निरंतरता को बनाए रखना ये समूह का काम है। अब समूह क्या करता है कि जो मनुष्य की संस्कृति है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित की जाती है, और यह कार्य समूह में होता है। जैसे कि परिवार एक समूह का उदाहरण है। परिवार में विभिन्न प्रकार के रीति रिवाज, प्रथाएं, मूल्य, मान्यताएं बुजुर्गों के माध्यम से अगली पीढ़ी को हस्तांतरित किए जाते हैं। तो समूह जो है वो एक प्रकार से संस्कृति के हस्तांतरण का कार्य करता है। इसी प्रकार से स्कूल भी एक समूह है। स्कूल के स्वरूप में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन आते हैं। स्कूल भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में विभिन्न प्रकार के मूल्य, संस्कार और ज्ञान को हस्तांतरित करता है। तो सांस्कृतिक निरंतरता बनाए रखने में सामाजिक समूह का भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अतिरिक्त नई आवश्यकताओं की पूर्ति है वो समूह करता है, नई आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। समाज हमारा जो है समाज है वो परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील का अर्थ है कि इसमें नित्य नए परिवर्तन आते हैं, और कुछ चीज़ें जो पूर्ववर्ती समाजों में नहीं देखी जाती थी, पुराने समय में नहीं होती थी, लेकिन नए समय में इस तरह की आवश्यकताएं आन पड़ती है। इस तरह की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति समाज के द्वारा समूहों के माध्यम से की जाती है। जैसे कि पुलिस एक समूह हो सकता है, और पुलिस का जो समूह है उसमें जो नई चुनौतियां आ गई है, जैसे कि तकनीकी का विकास होने के साथ साइबर अपराध एक नई समस्या है। तो साइबर अपराध का जो सामना है वो पुलिस का कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता, समूह के माध्यम से करता है। तो इस प्रकार से समूहों का जो कार्य है वो हमने देखा कि ये महत्व या कार्य है, आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। आवश्यकताओं का हमने दो भागों में बांटा, आवश्यक आवश्यकताएं, साधारण आवश्यकताएं। अधिकार भाव की संतुष्टि है वो सामाजिक समूह करते हैं, व्यक्ति के समाजीकरण का काम करते हैं, सांस्कृतिक निरंतरता को बनाए रखते हैं, और जो नई आवश्यकताएं जो समाज में उत्पन्न होती है उनकी पूर्ति भी समूहों के माध्यम से करते हैं। तो समूह के कार्य के बाद यदि हम समूह के महत्व की बात करें, समूह क्यों चाहिए, तो सामाजिक समूह जो है वो सार्वभौमिक है, यानी कि विश्व का किसी भी हिस्से के अंदर एक कोई भी ऐसा समाज नहीं है जिसमें समूह का निर्माण ना किया जाता हो। तो समूह जो है वो सार्वभौमिक है, किसी न किसी रूप में संसार के हर कोने में समूह है वो पाए जाते हैं। मनुष्य स्वभाव से ही एक दूसरों के साथ रहना पसंद करता है, वो अपने दुख सुख जो है वो दूसरों को बांटना पसंद करता है। वो चाहता है कि यदि उसकी कोई उपलब्धि हो तो उसको दूसरे सुने, और जब उसके ऊपर कोई विपदा आए तो दूसरे उसमें उसका हाथ बटाए, क्योंकि अकेला जो व्यक्ति है वो इन सब का सामना नहीं कर सकता। पशु पक्षी कीड़े मकोड़े इनकी जो संतान है
उसको अपने जीवन यापन या भरण पोषण के लिए माता पिता पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, इसलिए वहाँ समूह का महत्व इतना अधिक नहीं है। किंतु मानव की संतान को विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों के लिए, विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं के लिए समूह पर निर्भर रहना पड़ता है, माता पिता पर भी निर्भर रहना पड़ता है, इसलिए वो समूह का निर्माण करते हैं। जैसे परिवार का जो समूह है उसकी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्माण उसका किया गया है और उस समूह के अंदर ही विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं की पूर्ति होती है और मानव को सुरक्षा भी उसी से मिलती है। तो समूह का जो बड़ा महत्व है वो भरण पोषण के लिए है, जीवन धारण के लिए है, संस्कृति के लिए है और सुरक्षा के लिए खास तौर से है। अब यदि हम समूह की विशेषताओं की यदि हम बात करें तो समूह की विशेषताओं में सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि समूह की विशेषताओं में जो कोई व्यक्ति है वो एक से अधिक व्यक्ति का होना, एक से अधिक व्यक्ति का होना। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि एक व्यक्ति जो है उसको हम समूह नहीं कह सकते। तो समूह की मुख्य विशेषता ये है कि समूह के निर्माण के लिए दो की आवश्यकता होती है। तो एक से अधिक व्यक्ति होंगे उनको हम समूह कहेंगे। और इसके बाद दूसरी जो विशेषता है उसमें यह है कि सामाजिक संबंध जो है वो अनिवार्य है। सामाजिक संबंध जो है, सामाजिक संबंध वो है वो अनिवार्य है। सामाजिक संबंधों के अनिवार्य से अर्थ है कि हम केवल मनुष्यों के हुजूम को या झुंड को सामाजिक समूह नहीं कह सकते। ऐसे मनुष्य जिनके बीच में किसी न किसी प्रकार का संबंध पाया गया हो उन्हीं को हम समूह कहेंगे। जैसे कि आपकी मित्र मंडली जो है, तो दो मित्रों के बीच में या दो से अधिक मित्रों के समूह के बीच में एक प्रकार का संबंध पाया जाता है। यदि 5, 4 या 3 व्यक्ति या 3 छात्र एक साथ खड़े हैं और उनके बीच में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है तो उस स्थिति में हम समाजशास्त्र में उसको समूह नहीं कह सकते। एक और महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि समूह बनाने के लिए समान हित का होना जरूरी है। समान हित, लक्ष्य या स्वार्थ का होना बहुत जरूरी है। तो समान हित का अर्थ है कि जो भी समूह के सदस्य होते हैं वो किसी हित के वशीभूत होकर के समूह की सदस्य ग्रहण करते हैं। उनका लक्ष्य किसी न किसी रूप में एक होता है। जैसे छात्रों का समूह है उनका लक्ष्य अध्ययन होता है, अध्यापकों का समूह है उसका लक्ष्य अध्यापन होता है, खिलाड़ियों का जो समूह है उसका लक्ष्य जो है वो उस खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करना होता है। या किसी प्रकार का स्वार्थ हो, जैसे कि किसी एक बड़े मुकदमे में जो प्रतिवादियों की जो संख्या है उनका जो समूह है वो किसी विशेष स्वार्थ के लिए हो सकता है कि यदि किसी अमुक मुकदमे का निर्णय उनके पक्ष में आएगा तो उनको उतना आर्थिक या कोई दूसरा लाभ होगा। तो स्वार्थ भी उसमें होता है, उद्देश्य होता है और समान जो है वो हित होता है। इसके अतिरिक्त जो है समूह जो है उसका निर्माण जो है वो एक निश्चित आधार पर होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि समूह निर्माण का एक निश्चित आधार होता है। तो समूह निर्माण का एक निश्चित आधार होता है। ये बड़ा ज़रूरी बात है कि बिना किसी आधार के समूह का निर्माण नहीं किया जा सकता। समूह निर्माण करने के लिए एक आधार चाहिए होता है और बिना आधार के समूह का निर्माण है वो नहीं किया जा सकता। जैसे किसी भी प्रकार का जब समूह बनता है तो पहले से ही उसके सदस्यों के मन में एक चेतन रूप से उसके लक्ष्य, उद्देश्य और उस समूह के निर्माण की जो आवश्यकता है उस समूह को वो पहले से ही परिलक्षित होती है। तो समूह निर्माण का एक निश्चित आधार होता है। बिना आधार के किसी भी समूह का निर्माण है वो नहीं किया जा सकता। एक और बात है इसमें 5 नंबर पे जो मैं लिख रहा हूँ वो ये है कि ऐच्छिक सदस्यता होती है समूह में। समूह की जो सदस्यता होती है वो ऐच्छिक होती है। जैसे कि किसी प्रकार का राजनीतिक दल है वह एक समूह का उदाहरण है और राजनीतिक दल की सदस्यता जो है वो पूर्णतः ऐच्छिक होती है। इसी प्रकार से आप किसी भी समूह का उदाहरण ले सकते हैं, उसकी सदस्यता जो है वो बाध्यतामूलक नहीं होती है। अर्थात किसी भी सदस्य को आप उसमें ज़बरदस्ती नहीं रख सकते। वो अपनी इच्छा से समूह में आता है और अपनी इच्छा से समूह को त्याग भी सकता है। एक और इसमें जो
इसकी प्रमुख विशेषता है वो ये है कि समूह के अंदर जो नियंत्रण के जो साधन होते हैं औपचारिक भी होते हैं और अनौपचारिक भी होते हैं। औपचारिक और अनौपचारिक नियंत्रण के साधन होते हैं। जैसे कुछ समूह होते हैं जो प्राथमिक समूह होते हैं, उसमें नियंत्रण के साधन है वो अनौपचारिक होते हैं। जैसे परिवार के अंदर अभिभावक जो है वो अपने बच्चों पर नियंत्रण करते हैं, किंतु उन्हें ऐसा नियंत्रण करने के लिए किन्हीं लिखित कानूनों की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ऐसे साधनों को हम अनौपचारिक साधन कहते हैं। लेकिन किसी भी एक शासकीय कार्यालय के अंदर, किसी भी एक राजनीतिक दल के अंदर या किसी भी एक सरकारी समूह के अंदर जो है नियंत्रण के साधन है वो औपचारिक होते हैं, क्योंकि उन सदस्यों के व्यवहार पर नियंत्रण करने के लिए लिखित शासकीय आदेश या लिखित कानूनों की आवश्यकता होती है। तो समूह के नियंत्रण के दोनों ही साधन हो सकते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक साधन हो सकते हैं। एक विशेषता और है कि किसी भी समूह के निर्माण के लिए व्यक्तिगत संपर्क आवश्यक नहीं है। अब छोटे समूहों में हो सकता है कि व्यक्तिगत संपर्क होते हों लोगों में, लेकिन बहुत बड़े बड़े समूह पाए जाते हैं। जैसे कि कोई राजनीतिक दल है, वो एक बहुत बड़ा समूह है, एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, उसके भारत भर के सभी राज्यों में उसकी शाखाएं हो सकती है। हो सकता है कि एक राज्य का जो कोई उस समूह का सदस्य, एक राज्य का कोई नेता दूसरे राज्य के किसी नेता को ना जानता हो, लेकिन छोटे समूह में लोग एक दूसरे को जानते होते हैं। तो समूह के सदस्यों का व्यक्तिगत संपर्क जो है वो आवश्यक नहीं है। और एक है अंतःक्रिया का निश्चित स्तर। अंतःक्रिया का निश्चित स्तर जो है वो होता है, समूह में अंतःक्रिया का एक निश्चित स्तर होता है। दो सदस्यों के बीच में होने वाली जो इंटरेक्शन है उसका एक निर्धारित स्तर होता है, एक निर्धारित सोपान के अनुसार वो क्रियाएं की जाती है। तो ये समूह की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। मैं पुनः एक बार इसको दोहरा देता हूँ। एक जो विशेषता है वो है एक से अधिक व्यक्ति होते हैं उसमें। एक व्यक्ति जो है उसको हम समूह नहीं कह सकते। सामाजिक संबंध उसमें अनिवार्य तौर पर होने चाहिए। बिना सामाजिक संबंधों के हुजूम या झुंड को हम सामाजिक समूह नहीं कह सकते। समान हित, स्वार्थ और उद्देश्य होते हैं। समूह निर्माण का एक निश्चित आधार होता है, किस आधार पर समूह का निर्माण किया गया है। ऐच्छिक सदस्यता होती है, बाध्यतामूलक नहीं होती है। नियंत्रण का कोई औपचारिक या अनौपचारिक साधन होता है। व्यक्तिगत संपर्क आवश्यक नहीं होते हैं। अंतःक्रिया का निश्चित आधार होता है, निश्चित स्तर होता है। तो ये कुछ समूह के महत्व के बाद समूह की विशेषताएं वगैरह जो थी। सामाजिक समूह के अर्थ, परिभाषाओं, विशेषताओं, उनके महत्व और आवश्यकताओं पर चर्चा करने के बाद प्यारे बच्चों हम सामाजिक समूहों के प्रकार के बारे में चर्चा करते हैं। विभिन्न विद्वानों ने सामाजिक समूहों के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख किया है, जिसमें से हम कुछ महत्वपूर्ण प्रकारों के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो सामाजिक समूहों के जो प्रमुख प्रकार हैं उन पे हम चर्चा करते हैं। तो सबसे जो प्रचलित और जो प्रसिद्ध प्रकारों के बारे में जो बात है वो समूहों का वर्गीकरण जो किया है वो C.H. कुले ने किया है। चार्ल्स हटन कुले इनका पूरा नाम है। प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह के रूप में इन्होंने समूहों की पहचान की है। प्राइमरी ग्रुप्स एंड सेकेंडरी ग्रुप्स। प्राथमिक समूह की अवधारणा का प्रतिपादन C.H. कुले के द्वारा 1909 में किया गया था। तो प्राथमिक और द्वितीयक के रूप में C.H. कुले ने समूहों को बांटा है। प्राथमिक समूह वे होते हैं जिनका आकार जो है वो बहुत ही छोटा होता है। इस तरह के समूह व्यक्ति के द्वारा बनाए नहीं जाते बल्कि स्वतः निर्मित होते हैं, पहले से उनका निर्माण होता है। इस तरह के समूहों का आकार बड़ा छोटा होता है। रक्त संबंध या घनिष्ठता के आधार के संबंध ऐसे समूह में होते हैं
और इस प्रकार के जो समूह बने होते हैं उनको प्राथमिक समूह कूले ने कहा है। जैसे परिवार के सदस्यों का समूह है, इस प्रकार के समूह के जो सदस्य होते हैं उसमें रक्त संबंध पाए जाते हैं या प्राथमिक संबंध पाए जाते हैं, घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं, हम की भावना पाई जाती है, अपनत्व का भाव पाया जाता है और प्रत्यक्ष संबंध पाए जाते हैं। और समूह के जो सदस्य होते हैं, समूह का आकार छोटा होने के कारण एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से जानते होते हैं। तो प्राथमिक समूह है वो 1909 में C.H. कूले ने इसका वर्गीकरण किया है, चार्ल्स हटन कूले ने इसका वर्गीकरण किया है। तो प्राथमिक समूह आपको समझ में आ गया होगा कि एक अपेक्षाकृत छोटा और स्वतः निर्मित समूह होता है, जैसे कि परिवार। और दूसरा इन्होंने बताया है द्वितीयक समूह या सेकेंडरी ग्रुप। सेकेंडरी ग्रुप जो है वो बड़े आकार का समूह होता है, और बड़े आकार के समूह होते हैं जिनके सदस्यों में घनिष्ठता का अभाव पाया जाता है, उनके संबंधों में निकटता का अभाव पाया जाता है, हम की भावना का अभाव पाया जाता है। वी फीलिंग या हम की भावना वो भावना है जो समूह के प्रति अधिक लगाव की ओर लेकर जाती है। तो द्वितीयक जो समूह है उसमें हम की भावना का अभाव पाया जाता है। द्वितीयक समूह जैसे कर्मचारियों का संगठन है, किसी भी प्रकार के कर्मचारियों की जो यूनियन है वो द्वितीयक समूह का उदाहरण है। राजनीतिक दल है वह भी एक द्वितीयक समूह का उदाहरण है। उद्योगपतियों का समूह है वो द्वितीयक समूह का उदाहरण है। कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वह भी द्वितीयक समूह का उदाहरण है। तो इस प्रकार के जो समूह होते हैं उनका आकार बड़ा होता है, सदस्यों की संख्या अधिक हो सकती है, संबंधों में घनिष्ठता या निकटता नहीं पाई जाती, प्राय व्यावसायिक संबंध पाए जाते हैं। यानी कि किसी भी एक कार्यालय में आने वाले जो कर्मचारी होते हैं उनके संबंध रक्त, निकट या नातेदारी पर आधारित नहीं होते, बल्कि उनमें व्यवसाय के आधार पर संबंध पाए जाते हैं। व्यवसाय समाप्त होने पर उनके संबंध भी फीके पड़ जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं। तो C.H. कूले ने समूहों को दो भागों में बांटा, एक प्राथमिक समूह और दूसरा द्वितीयक समूह। फिर हम समनर का वर्गीकरण लेते हैं। एक विद्वान है समनर, उन्होंने जो समूह है उसको दो भागों में बांटा है। एक जो है वो अंतः समूह है, दूसरा जो है वो बाह्य समूह है। इनवर्ड ग्रुप्स और आउटवर्ड ग्रुप्स में इन्होंने समूह का वर्गीकरण किया है। जैसे चार्ल्स हटन कूले का प्राथमिक समूह है वैसे ही समनर का अंतः समूह है। अंतः समूह इनवर्ड समूह का मतलब है कि वो समूह जो छोटा होता है जिसमें प्राथमिक संबंध पाए जाते हैं, जो एक सीमित दायरे में होता है, वो अंतः समूह है। बाह्य समूह जो है वो कूले के द्वितीयक समूह के बराबर है। जैसे कि कोई संगठन है वो द्वितीयक समूह, कूले ने उसको नाम दिया, लेकिन समनर ने उसी को ही बाह्य समूह कहा है। बाह्य समूह का अर्थ है कि एक सीमित दायरे से बाहर का समूह, जिस प्रकार जो लोगों में जहाँ जो संबंध है वो प्राथमिक से द्वितीयक हो जाते हैं, गौण संबंध है वो पाए जाते हैं, व्यावसायिक संबंध है वो पाए जाते हैं, रक्त संबंधों का अभाव होता है। तो इस बात का भी बिल्कुल आप लोगों ने ध्यान रखना है। इसके बाद समूह के जो है वो और भी प्रकार हैं। औपचारिक समूह है और अनौपचारिक समूह है। तो औपचारिक और अनौपचारिक में भी कुछ विद्वानों ने समूहों को बांटा है। औपचारिक समूह यहाँ थोड़ा सा जैसे इसको पहले लिखा गया है, लेकिन जिस तरह की विशेषताएं द्वितीयक समूह में बाह्य समूह में होती है उस वैसी ही विशेषताएं औपचारिक समूह में पाई जाती है। अर्थात जहाँ औपचारिकता का बोलबाला अधिक होता है वो औपचारिक समूह होता है। जैसे कि किसी कार्यस्थल के ऊपर यदि हम बात करें तो वहाँ नियंत्रण के औपचारिक साधनों का प्रयोग किया जाएगा, आदेशों में औपचारिकता रहेगी, शिष्टाचार में भी औपचारिकता रहेगी। और अनौपचारिक समूह जो है ये लगभग अंतः और प्राथमिक समूह के बराबर है। तो प्राथमिक समूह और अंतः समूह के बराबर है, जिसमें सामाजिक नियंत्रण के अनौपचारिक साधनों का प्रयोग किया जाता है, शिष्टाचार के अनौपचारिक संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। या कहने का अर्थ है कि औपचारिकता वहाँ नहीं होती, अनौपचारिकता से ही कार्य है वो किया जाता है। एक कुछ विद्वान जो हैं वो समवयस्क समूह को भी एक प्रकार का समूह मानते हैं। समवयस्क समूह ये मुख्यतः मनोविज्ञान की अवधारणा है, समाजशास्त्र की नहीं है, जिसको हम पीयर ग्रुप कहते हैं।
पीयर ग्रुप को एक उम्र समूह भी कह सकते हैं। जो हम उम्र लोग होते हैं उनका जो एक समूह होता है उसको समवयस्क समूह कहते हैं। इस तरह के समूह प्राय किशोरावस्था में ज़्यादा पाए जाते हैं। और समवयस्क समूह के अंदर जो अधिकतर सदस्य होते हैं वो एक ही उम्र के होते हैं, एक ही व्यवसाय से जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि छात्रों का समूह है या खिलाड़ियों का समूह है टीम के रूप में। तो इस तरह का जो समूह है वो समवयस्क समूह है। एक और सामाजिक समूह है जिसको हम कह सकते हैं वो है संदर्भ समूह। ये बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। संदर्भ समूह का जो विचार है वो हर्बर्ट आइमन ने दिया था। हर्बर्ट आइमन ने संदर्भ समूह का विचार दिया था। कई बार ये प्रश्न आ जाता है छोटे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में कि संदर्भ समूह का विचार किसने दिया था, संदर्भ समूह से आप क्या समझते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। संदर्भ समूह वो समूह होता है जिस समूह का व्यक्ति सदस्य है तो नहीं, लेकिन वो उसका सदस्य बनना चाहता है। मानते हैं कि जो व्यक्ति ए है वो किसी एक समूह का सदस्य है, किंतु वह अपने आचार विचार और व्यवहार में समूह बी के क्रियाकलापों को अपनाता है। तो जो समूह बी है वह उसके लिए संदर्भ समूह का काम करता है। जैसे कि कोई एक उदीयमान खिलाड़ी है, वह विराट कोहली को अपना आदर्श मानते हुए विराट कोहली की क्रिकेटिंग स्टाइल की नकल करता है, तो विराट कोहली या जो भारतीय जो टीम है वो उसके लिए संदर्भ समूह का काम करती है। यानी कि एक ऐसा समूह जिसका व्यक्ति सदस्य नहीं है किंतु उसका सदस्य बनना चाहता है, और इसी सदस्य बनना चाहने की चाह में वो उसके आचार विचार व्यवहार को अपने व्यवहार में लाता है। तो प्यारे बच्चों, ये जो है वो समूह के कुछ प्रकार थे। आज के इस व्याख्यान में हमने सामाजिक समूह की अवधारणा को समझने का प्रयास किया। हमने सामाजिक समूह का अर्थ जाना, मनुष्य की समूह में रहने की प्रवृत्ति को जाना, सामाजिक समूह की परिभाषाओं के बारे में हमने बात की, सामाजिक समूह के महत्व आवश्यकताओं की बात हमने की। इसके अतिरिक्त हमने सामाजिक समूह की विशेषताओं और उसके प्रकार की बात की। ये जो प्रश्न और ये जो उपविषय था, टॉपिक था, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अध्याय 2 के अंतर्गत परीक्षा में कई बार प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, अंतः समूह, बाह्य समूह से संबंधित प्रश्न अलग अलग से भी आते होते हैं और कई बार निबंधात्मक प्रश्न के रूप में भी ये पूछा जाता है। उम्मीद करते हैं कि इस व्याख्यान से आपको लाभ होगा। धन्यवाद।